Hello student, good morning all of you. Now we start your organic. आ जाता है तो today's topic is SIP effect. SIP S का मतलब होता है वही स्टेरिक, SIR पढ़ाया मैंने, अब SIP है स्टेरिक इनहिबिटेशन ऑफ प्रोटोनेशन। ठीक है, तो इसका मीनिंग समझते हैं क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ये मेनली एनिलीन के लिए देखा जाता है, ये पर्टिकुलर एनिलीन के लिए ही देखा जाएगा, तो ये स्टार लगाना पड़ेगा। ये एनिलीन के केस में ही डील करेगा। ये एनिलीन के केस में यहां पर ये NH2 है और यहां पे कोई ग्रुप है बल्कि ग्रुप, यहां पर बल्कि ग्रुप है। इस केस में इसका बेसिक कैरेक्टर घटा देता है। क्यों घटाता है? बेसिक स्ट्रेंथ कम हो जाता है। क्यों कम होता है, कैसे कम होगा, इस सब हम चीजें अभी देखेंगे। तो यही आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं, SIP। तो ध्यान दो, आप ध्यान क्या देना है। यहां पर मान लो हम क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। मान लो यहां पर हमने लगा दिया NH2 एनिलीन, यहां पर लोन पेयर है, ठीक है, और यहां पर हमने लगा दिया NH2, यहां पर हमने लगा दिया NO2, ठीक है, और यहां पर हमने लगा दिया NO2 और यहां NH2 है। हमने ऑर्थो पे पैरा पे लगाया है और ऑर्थो पे लगाया है, सॉरी मेटा पे लगाया, ऑर्थो पे नहीं लगाया है। तो ऑर्थो वाला केस हम अलग से लेंगे, वही हम SIP में देखने वाले। ऑर्थो वाला केस जो हम एक्सप्लेन करेंगे वो SIP के थ्रू हम एक्सप्लेन करेंगे। अब ये हमने एनिलीन लिया, ठीक है। अब इस एनिलीन का हमें बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, बेसिक स्ट्रेंथ देखना है, बेसिक स्ट्रेंथ देखना है हमें, ठीक है। अब ध्यान दो, बेसिक स्ट्रेंथ देखने के लिए दो काम करेंगे। पहला, यहां तो एक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए। क्यों ज्यादा होना चाहिए? क्योंकि बेस उसी को बोलेंगे जो अपना लोन पेयर क्या करेगा, लोन पेयर डोनेट करेगा। तो डोनेट करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी होना चाहिए। तो लोन पेयर आसानी से डोनेट कर दे किसको, H+ को, क्योंकि H+ के पास 1s0 है, तो ये H+ को एक्सेप्ट कर लेगा। तो पहला हमें यहां पर इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर आसानी से डोनेट कर दे इसको। दूसरा, डोनेट करने के बाद जब ये H+ यहां अटैच हो जाएगा तो यहां बन जाएगा NH2 तो है ही, जब यहां एक हाइड्रोजन आ जाएगा तो यहां चार्ज प्लस लग जाएगा। ये चार्ज प्लस आने के बाद इसका स्टेबिलिटी चेक किया जाता है, क्या स्टेबल है कि नहीं है, इस प्लस का स्टेबिलिटी चेक किया जाएगा। तो दोनों केसेज हम चेक करते हैं। तो बेस चेक करने का क्या तरीका हमारे को, बेस चेक करने का पहला तरीका हमारा है ज्यादा से ज्यादा लोन पेयर हो। लोन पेयर होने से क्या हो, वो लोन पेयर आसानी से क्या कर दे, डोनेट कर दे, इजिली डोनेट कर दे। इजिली डोनेट कर दे, इजिली इसको आसानी से डोनेट कर दे। तो इसीलिए बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने का पहला जो पॉइंट होगा वो लोन पेयर डोनेट करने वाला, अच्छा मतलब लोन पेयर का डेंसिटी ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। लोन पेयर डोनेट करने के बाद जैसे हम एसिड में कंजुगेट्स चेक किया करते थे, ये हम इसको OH को चेक करना होता था तो हम कंजुगेट बेस बनाते थे O-। तो यहां कंजुगेट एसिड बनाना है आपको, यानी यहां कंजुगेट एसिड में चेक करना है। अब कंजुगेट बेस बनाते थे, यहां इसका स्टेबिलिटी चेक किया जाता था। तो यहां पर जब ये H+ एक्सेप्ट कर लेगा तो कंजुगेट एसिड बन जाएगा, क्योंकि ये बेस है और H+ जब एक्सेप्ट कर लेगा तो ये बनेगा।
तो ये कंजुगेट एसिड बन जाएगा। तो हम कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी चेक किया करेंगे। दो केसेज हम चेक करते हैं, ये किए और ये किए, यही हमारा मेन पॉइंट होगा। अब ध्यान दो इधर, पहले हम 1 2 3 में चेक करते हैं कि बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है। तो इस पे तो कोई ग्रुप नहीं लगा हुआ है और ये लोन पेयर रिजोनेंस में है, ये भी लोन पेयर रिजोनेंस में और ये भी लोन पेयर रिजोनेंस में, तो सब कॉमन सा है। डिसाइडिंग फैक्टर ये होगा। अब ये क्या करेगा, यहां से ये माइनस आई के थ्रू, क्योंकि मेटा पे है, ये माइनस आई नहीं माइनस एम के थ्रू यहां से रिजोनेंस को खींचने का काम करेगा। तो यहां इलेक्ट्रॉन्स डेंसिटी कम हो गया है, ये इसको यहां से माइनस आई के थ्रू खींचेगा, क्योंकि ये मेटा पोजीशन पे है। तो माइनस एम तो लग नहीं सकता है क्योंकि ये इसके मेटा पोजीशन पे है, तो माइनस एम नहीं लगेगा क्योंकि NH2 इस ग्रुप के मेटा पोजीशन पे है और मेटा पे ये NO2 अपना इफेक्ट नहीं दिखाता है। तो यहां कौन सा इफेक्ट लगेगा, माइनस आई लगेगा, यहां माइनस एम लगेगा, वहां क्या लगेगा हम बाद में डिसाइड करेंगे। यहां पर क्या है, यहां कुछ भी नहीं है। तो माइनस यहां से इलेक्ट्रॉन्स खींचना अच्छा बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर दे रहा है ये। अच्छा इस पे सोच लेते हैं एक बार। चलो इसने अपना लोन पेयर डोनेट कर दिया और बन गया यहाँ पे प्लस, यहाँ पे बन गया प्लस, हमने कंजुगेट बेस निकाल दिया, सॉरी कंजुगेट एसिड निकाल दिया। अब यहाँ पर H प्लस एक्सेप्ट कर लिया और बन गया प्लस। अब ये प्लस बनना, यहां पर क्या आएगा, इलेक्ट्रॉन्स खींचेगा, यहां प्लस आएगा। ये प्लस रिजोनेंस करने के बाद यहां पर क्या आएगा, प्लस आएगा। तो प्लस और प्लस में रिपल्सन होगा, यानी अच्छा बात नहीं है यहां प्लस आना, क्योंकि ये माइनस आई के थ्रू खींचेगा इलेक्ट्रॉन्स को, और खींचेगा तो ये परेशान हो जाएगा। दोस्त दुश्मन है इसके लिए, ये भी दुश्मन है लेकिन इसका दुश्मनी कम है, माइनस आई के थ्रू है, और इसका दुश्मनी माइनस एम के थ्रू ले रहा है। तो अच्छा बात नहीं है प्लस आना, वहां पे स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। तो कुल मिला के यहां पर हम दोनों तरीके से बोल सकते हैं कि लोन पेयर का डेंसिटी यहां पर कम हो रहा है, या H प्लस जो कंजुगेट एसिड है उसका स्टेबलाइजेशन नहीं मिल रहा है इस केस में। तो सबसे अनस्टेबल कौन होगा, ये। तो ये अच्छा बेस नहीं है, तो सबसे अच्छा बेस कौन होगा, A। फिर कौन होगा, अब ये इसको दुश्मन है, तो ये तगड़े वाला दुश्मन है और ये थोड़ा कम दुश्मनी कर रहा है, तो B देन C, ABC। अब हम बात करते हैं, ये ABCD डिसाइड करने के बाद हम D में बात करते हैं। तो अभी तक हमने यहां पर माइनस एम लगाया, माइनस आई लगाया, यहां कोई ग्रुप था नहीं। अब एनिलीन के केस में जो यहां वाला ग्रुप होगा वो अब क्या करेगा, उसके बारे में हम आज स्टडी करने वाले हैं, इसीलिए हमारा टॉपिक का नाम पड़ा हुआ SIP। अब क्या होगा, अब ध्यान से देखना, SIP स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ प्रोटोनेशन, यहां हम बोलेंगे यहां SIP वाला फैक्टर लग रहा है। कैसे, तो एनिलीन के केस में, किसके केस में चेक किया जाएगा, एनिलीन के केस में। एनिलीन के केस में ऑर्थो पे, मेटा और पैरा नहीं, एनिलीन के केस में, एनिलीन के केस में, एनिलीन के केस, पर्टिकुलर एनिलीन के केस में यहां पर एक ऐसा ग्रुप होगा जो बल्की ग्रुप होगा। बल्की ग्रुप होने की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा। ये दोनों में स्टेरिक रिपल्सन होगा, इस दोनों में स्टेरिक रिपल्सन होगा। स्टेरिक रिपल्सन साइज की वजह से स्टेरिक रिपल्सन होगा, दोनों में रिपल्सन होने की वजह से ये जो होगा NH2, ये NH2 आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ये NH2 आउट ऑफ प्लेन जाएगा, आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, जैसा हम SIR में बोल रहे थे। जैसे आउट ऑफ प्लेन जाएगा यहां रिजोनेंस होना बंद हो जाएगा। दो सेम प्लेन में रिजोनेंस होता है तो रिजोनेंस यहां स्टॉप हो जाएगा, और जैसे स्टॉप हो जाएगा यहां रिजोनेंस, तो ये लोन पेयर तो बच गया है यहां पे। लेकिन जब इसका प्रोटोनेशन होगा, जब इसका प्रोटोनेशन होगा, जब ये H प्लस यहां आएगा, तो इस H प्लस का ये लोकलाइज्ड हो जाएगा। एटलीस्ट यहां तो H प्लस क्या है, डीलोकलाइज्ड है। यहां जब H प्लस आ रहा था, ये जब NH3 बन रहा था, तो NH3 आने के बाद जब प्लस आ रहा था यहाँ पे, तो एटलीस्ट ये प्लस भले ही इसको परेशान करे, लेकिन ये एटलीस्ट स्टेबलाइज था रिजोनेंस के द्वारा। अब यहां जब प्लस बनेगा तो ये आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से ये स्टेबलाइज नहीं होगा, वो लोकलाइज्ड हो गया। आवाज आ रहा सबको ना, वो लोकलाइज्ड हो गया।
और ये डीलोकलाइज्ड है प्लस, तो यहां एटलीस्ट इसलिए प्रोटोनेशन का नाम दिया गया। प्रोटोनेशन मतलब H प्लस अटैक करने के बाद हम चीजें चेक कर रहे हैं, H प्लस अटैक करने के बाद प्रोटोनेशन हम चेक कर रहे हैं। तो प्रोटोनेशन यहां पर H प्लस आने के बाद, यहां NH3 आने के बाद यहां प्लस आएगा, और ये प्लस जो है वो लोकलाइज्ड है, ये आउट ऑफ प्लेन में है, इसलिए रिजोनेंस नहीं होगा। और ये एक लोकलाइज्ड चार्ज, एक डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है। भले कोई ग्रुप लगा है अलग बात है, लेकिन ये डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है और ये लोकलाइज्ड है। तो कोई कितना भी ग्रुप लगा रहे, डीलोकलाइज्ड को हम क्या बोलेंगे कि अच्छा खासा स्टेबल है। तो यहां पर इसमें लोकलाइज्ड होने की वजह से अनस्टेबिलिटी आ गया है, और अनस्टेबिलिटी आने की वजह से इसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही घट जाता है। तो हमने लिखा भी था यहाँ पे कि यहां पर बेसिक स्ट्रेंथ एनिलीन के केस में SIP इफेक्ट आने की वजह से क्या हो जाता है, घट जाता है। तो हमारा D जो होगा ABC, D सबसे लास्ट में आएगा, चाहे ग्रुप कोई भी लगा हो, ग्रुप कोई भी लगा हो उसका सबसे लास्ट में आएगा ड्यू टू SIP इफेक्ट। तो SIP क्या होता है, SIP में एक एनिलीन होना चाहिए, एनिलीन पे एक बल्की ग्रुप होना चाहिए, इस दोनों में स्टेरिक रिपल्सन होता है, रिपल्सन होने की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन जाता है, प्लेन जाने की वजह से जो प्रोटोनेशन होता है, जो H प्लस इसको दिया जाता है, देने के बाद ये जो प्लस आता है उसका आउट ऑफ प्लेन होने की वजह से रेजोनेंस स्टॉप हो जाता है और ये H प्लस लोकलाइज हो जाता है। इसके वजह से इसमें बेसिक स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि इस प्लस स्टेबलाइज नहीं है ये, जबकि ये प्लस एटलीस्ट स्टेबलाइज है रेजोनेंस के द्वारा। भले ग्रुप इसको माइनस एक दुश्मन लगा हुआ है, लेकिन ये डी लोकलाइज एटलीस्ट तो अच्छा है ये, क्योंकि रेजोनेंस हो रहा है। और ये तो बिल्कुल लोकलाइज्ड हो गया है, रेजोनेंस हो ही नहीं रहा इसमें। और ऊपर से यहाँ ग्रुप भी लगा हुआ है नोटो, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ग्रुप नहीं लगा हुआ है, यहाँ भी ग्रुप लगा हुआ है। और ये इसके ऊपर कौन सा इफेक्ट दिखाएगा, -I दिखाएगा, -M नहीं दिखाएगा, क्योंकि -M इस ग्रुप से कट चुका है। ये यहाँ से -I दिखा देगा ये, तो -M नहीं दिखाएगा क्योंकि ये रेजोनेंस तो करवाएगा नहीं इसमें, तो -I दिखाएगा। तो दुश्मन यहाँ भी है, बरोबर है। लेकिन इस केस में, ऑर्थो के केस में पर्टिकुलर हम नाम लेंगे SIP का, बरोबर है। इसको पहले लिख लो कि यहां पर SIP के वजह से इसमें सबसे लास्ट में जाएगा, ठीक है। डाउट है तो बोलो। चलो बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने के लिए क्या जरूरी है, तो बेसिक स्ट्रेंथ ये बेस है, क्योंकि इसने H प्लस क्या किया है, एक्सेप्ट किया है, तो ये बेस है। तो ये क्या है, कंजुगेट एसिड है ना। तो ये लोन पेयर क्या किया, इसमें डोनेट किया इसको और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया है, ठीक है। तो अगर हम आयनिक इक्विलिब्रियम से लिखे Kb इक्वल टू क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ NH4 प्लस डिवाइड बाई कंसंट्रेशन ऑफ NH3 और H प्लस, यही लिखेंगे ना। अगर हम यहां पर इसकी कंसंट्रेशन ज्यादा हो, NH4 प्लस की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, तो Kb क्या होगा, ज्यादा होगा। Kb ज्यादा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा, ज्यादा होगा ना। यानी कि कंजुगेट इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होना मतलब कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी ज्यादा होना। यानी पहला हमारा चेक करने का तरीका मिल गया क्या, कि आफ्टर प्रोटोनेशन, ये प्रोटोनेशन किया जा रहा है, इसको H प्लस दिया जा रहा है, आफ्टर प्रोटोनेशन जो NH4 प्लस बना, इसमें जो कंजुगेट एसिड बना उसमें क्या होना चाहिए, स्टेबिलिटी आना चाहिए। अगर स्टेबिलिटी आएगा तभी यहां से यहां रास्ता जल्दी तय करेगा ना, अपना सफर तय करना है यहां से यहां, तो ये ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, तब ये ज्यादा होगा तो ये ज्यादा होगा, तब बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा। और इसको ज्यादा होने के लिए क्या होना पड़ेगा, इसमें स्टेबिलिटी होना पड़ेगा, तभी यहां से यहां रास्ता जल्दी तय करेगा। यानी कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी चेक करना पड़ेगा, जितना ज्यादा स्टेबिलिटी होगा उतना ही कंजुगेट एसिड जल्दी ज्यादा से ज्यादा फॉर्म होगा, और ज्यादा से ज्यादा फॉर्म होगा तो उसका बेसिक कैरेक्टर क्या होगा, ज्यादा होगा। तो पहला हमारा कंडीशन ये हुआ। दूसरा कंडीशन, अच्छा इस पे मैं वो भी लिख दे रहा हूं, अगर मैं पीकेबी निकालूंगा तो पीकेबी क्या आएगा, पीकेबी उतना ही कम आएगा, क्योंकि पीकेबी का मतलब समझा दिया हूं, माइनस लॉग होता है, तो केबी ज्यादा आएगा और पीकेबी कम आएगा, तो बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होता है, ठीक है। पीएच बोलूं तो क्या होगा, पीएच ग्रेटर देन 7, यानी पीएच ज्यादा आता है,
ग्रेटर देन 7 आता है बेसिक के लिए, तो जितना ज्यादा आएगा उतना ही बेसिक ज्यादा होगा, यानी पीएच वैल्यू का ज्यादा आना अच्छा बात है। तो ये बेसिक स्ट्रेंथ चेक करने का पहला जो तरीका है वो है कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी। दूसरा, स्टेबिलिटी के पहले भी चेक किया जाता है कि कौन लोन पेयर, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स का डेंसिटी किसके पास ज्यादा है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी होगा जो आसानी से इसको दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी चेक किया जाता है। इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी जितना ज्यादा होगा, और इलेक्ट्रॉन जो लोन पेयर है, लोन पेयर वो आसानी से इजी वे में क्या हो जाए, इजी वे में क्या हो जाए, लूज हो जाए, दे दे, डोनेट कर दे। तो ये कंडीशन दो ही चेक किया जाता है। तो कहां पर क्या कंसेप्ट चेक किया जाएगा, मैं दोनों को क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं, दोनों को मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं कहां पर कैसे चेक किया जाएगा, लेकिन फंडा यही है दोनों का चेक करने का। ये बनाने के बाद आफ्टर प्रोटोनेशन चेक करो, यानी कंजुगेट एसिड का चेक करो, और यहां पर लोन पेयर कहां ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, उसको चेक करना है। यही बेस चेक करने का तरीका है, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन के थ्रू बता रहा हूं कि कौन सा कंसेप्ट कहां पर लगाया जाएगा, कहां पर क्या लगाया जाएगा। तो इसको मैं कंसेप्ट को नहीं हटा रहा हूं, अब देखते हैं कौन सा कंसेप्ट कहां पर लगाएंगे, ठीक है। तो इसके लिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। अभी मैं एसआईपी इफेक्ट वाला क्वेश्चन नहीं दे रहा हूं, पहले एक दो क्वेश्चन ऐसा दे रहा हूं जिसपे ये समझ में आए कि हमें कहां पर लोन पेयर का स्टेबिलिटी चेक करना है, कहां पर। अब थोड़ा सा यहाँ एरोमेटिक का हेल्प लेंगे, ठीक है, क्योंकि एरोमेटिक में हमने ये चीज पढ़ा था कि कैसे चेक किया जाए। तो चलो कुछ क्वेश्चन यहां से उठाते हैं। चलो ए बी सी में एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है, सॉरी बेसिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ बताना है। तो आप अभी किस पे चेक करो, आप इस पे चेक करो, वो क्वेश्चन समझ में आएगा किस पे चेक करना है। आप इस पे चेक करो, कंसेप्ट नंबर 2 पे चेक करो। तो जल्दी से बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, ए बी सी में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, कैसे चेक करोगे आप, ठीक है। इसको मैं हाइड्रोजन को साइड में लिख दे रहा हूं ऐसे, और ये लोन पेयर यहां लिख रहा हूं, चाहे लोन पेयर यहीं लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहां भी लोन पेयर है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर लिखे या ना लिखे, हमें लोन पेयर को जानना है कि नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है, ठीक है। अब बताओ ए बी सी में, आप मैं बता दिया, हिंट दे दिया कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पे चेक करो, कैसे चेक करोगे। ए का ज्यादा है, बिल्कुल सही है। ए का सबसे ज्यादा होगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए देन बी देन सी, इसका आंसर होगा ए बी सी, ए देन बी देन सी, ये आंसर होगा। अब हम समझाते हैं कैसे होगा, देखो कैसे समझेंगे हम। यहां लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है, यहां भी लोन पेयर है। यहां पर जो लोन पेयर है वो बिल्कुल फ्री है, क्यों, क्योंकि ये जो रिंग है वो एरोमेटिक है, एरोमेटिक है। कैसे एरोमेटिक है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल कंजुगेशन में है, तो कंजुगेशन में है यानी रेजोनेंस में है, और कंजुगेशन में है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, हकल्स रूल वाला। कैसे, 1 2 3 4 5 6, तो ये एक रिंग कंजुगेशन में है और 6 इलेक्ट्रॉन में है, तो वहां पर हम बोलेंगे ये एरोमेटिक है। लेकिन एरोमेटिक में इसका कोई रोल नहीं है, यहां लोन पेयर एरोमेटिक का पार्ट नहीं है, तो लोन पेयर इज नॉट ए पार्ट ऑफ एरोमेटिक। एरोमेटिक जो इस रिंग में आ रहा है वो इस लोन पेयर की वजह से नहीं आ रहा है, यानी जो वजह है लोन पेयर वो बिल्कुल
अपना सेपरेट है, वो एरोमेटिक के साथ अपना इसका कोई लेना देना नहीं है, यानी लोन पेयर बिल्कुल आजाद है, वो बिल्कुल सेपरेट है। अच्छा, यहाँ पे यहां वाला जो लोन पेयर है वो कंजुगेशन में है, सब पे आएगा धीरे धीरे, यानी यहां वाला लोन पेयर किसमें है? कंजुगेशन में है, कंजुगेशन में है। अब यहां ध्यान दो, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल, ये रिंग एरोमेटिक है। एरोमेटिक पढ़ने के पीछे लॉजिक यही होता है कि हम एरोमेटिक का यूज करें। क्यों एरोमेटिक है? तो एक तो रिंग है, साथ में कंजुगेशन है। क्यों कंजुगेशन है? डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल लोन पेयर, यानी कंजुगेशन के अंदर कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 2, 2 4 और 2 6, यानी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यानी टोटल 6 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये रिंग एरोमेटिक है, उसमें लोन पेयर जो है वो कंप्लीट, बिना इस लोन पेयर के वजह से ये रिंग एरोमेटिक हो ही नहीं पाएगा, यानी लोन पेयर के वजह से ही ये एरोमेटिक हो रहा है, यानी इसमें एरोमेटिक में ये लोन पेयर पार्टिसिपेट है, यानी ये इस रिजोनेंस में पार्टिसिपेट है, ये लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट है। ये लोन पेयर रिजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं है, बिल्कुल लोकलाइज्ड है, लेकिन ये डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, मतलब सबके पास थोड़ा थोड़ा घूम के आएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, ये लोन पेयर डीलोकलाइज्ड है, लेकिन ये डीलोकलाइज्ड नहीं है, लोकलाइज्ड है ये। तो यहां पर हम ये चेक करेंगे कि इसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां ज्यादा है, तो इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ए में ज्यादा होगा, क्योंकि ये तो बिल्कुल लोकलाइज्ड है। अब बात करते हैं बी और सी में, ये डीलोकलाइज्ड है, ये डीलोकलाइज्ड है, ठीक है। अब इसका डीलोकलाइजेशन, इसका डीलोकलाइजेशन और इसका डीलोकलाइजेशन, ये अगर अपना, सोचो ऐसे, ये अगर अपना लोन पेयर डोनेट कर देगा किसको? हाइड्रोजन को, और यहां प्लस आ जाएगा, एरोमेटिसिटी इसका लॉस हो जाएगा। इसको अलग से समझाते हैं, देखो कैसे। इसको लोन पेयर रहने दो, इसको मैं यहां बना रहा हूं। अब ये एरोमेटिक है, यहां पे लोन पेयर है, और यहां पे एक बॉन्ड ऑलरेडी हाइड्रोजन वाला बना हुआ है यहां पे। अब ये एरोमेटिक है, क्लियर कर समझ में आ रहा है? ये एरोमेटिक है 2, और एरोमेटिक क्या होता है? बहुत ही स्टेबल होता है, एरोमेटिक में रिंग रहना पसंद करते हैं। और ये लोन पेयर, बाय द वे लोन पेयर, अब इस कंसेप्ट पे जाते हैं। अब इसमें हमें नहीं समझ में आ रहा, डीलोकलाइज है, इसमें भी डीलोकलाइज है, तो चलो अगला पॉइंट पे चलाते हैं कि देखते हैं कि H प्लस देने के बाद क्या होता है। अब अगर ये अपना लोन पेयर H प्लस को दे देगा और यहां प्लस आ जाएगा, अब सोचो एक रिंग जो एरोमेटिक था, अब ये नॉन एरो, ये एंटी एरोमेटिक हो गया, ये एंटी हो गया, सॉरी ये नॉन एरोमेटिक हो गया। 4 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन है और रिजोनेंस भी हो रहा है, तो 4 इलेक्ट्रॉन है, रिजोनेंस होगा तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन है और रिजोनेंस हो रहा है, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल प्लस, 4 इलेक्ट्रॉन और रिजोनेंस है, तो एंटी होगा या नॉन होगा? 4 इलेक्ट्रॉन और एंटी एरोमेटिक होगा, होगा ना, कि नॉन एरोमेटिक होगा? एंटी एरोमेटिक होगा या नॉन एरोमेटिक होगा? 4 इलेक्ट्रॉन है और लोन पेयर है, जिसमें रिजोनेंस नहीं होता है वो नॉन एरोमेटिक होता है, तो इसमें तो रिजोनेंस है, तो ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक, ठीक है। अब सोचो कि ये अपना लोन पेयर देने के बाद एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बन गया, और एंटी एरोमेटिक बनना अच्छा बात नहीं है, तो फिर ये लोन पेयर देने में इसको प्रॉब्लम क्रिएट होगा, क्योंकि लोन पेयर देने के बाद अपने आप को क्या फील कर रहा है? अनस्टेबल। हालांकि इसका लोन पेयर कंजुगेशन में है, प्लस कंजुगेशन में है, लेकिन एरोमेटिक से क्या बन गया? एंटी एरोमेटिक। इसीलिए एक स्टेबल से क्या बन गया? दिस वन इज स्टेबल, दिस वन इज अनस्टेबल। एक स्टेबल से क्या बन गया? अनस्टेबल। इसीलिए जल्दी अपना लोन पेयर डोनेट नहीं करेगा, जबकि ये अपना लोन पेयर डोनेट भी कर दिया
तो ये प्लस रिजोनेंस के द्वारा क्या हो जाएगा, एटलीस्ट यहाँ एरोमेटिसिटी तो लॉस नहीं हुआ ना, ये भी रिंग एरोमेटिक है, मालूम है ना, ये एरोमेटिक, ये रिंग एरोमेटिक है, एटलीस्ट इसके वजह से इसका एरोमेटिसिटी तो लॉस नहीं हुआ, और ये रिजोनेंस कॉन्जुगेशन में भी है। यहां पर पहले ही जैसे ही लोन पे देता है इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो जा रहा है, पहला ही खतरनाक डेंजर पॉइंट है ये, एरोमेटिक से एंटी एरोमेटिक बनाना बहुत डेंजर पॉइंट है, तो इसीलिए सी पीछे गया है और बी आगे गया। तो हम दोनों को हेल्प से देखा करेंगे, अब कौन सा कब लगाना है कि दोनों को लगाना है वो क्वेश्चन पे हम डिसाइड करेंगे, और चीजें डिपेंड कर रहा है प्रैक्टिस पे कि आप कैसे उसको देख पा रहे हो। तो धीरे धीरे एक एक चीजें कंसेप्ट पे जब हम तुम्हें बताएंगे क्वेश्चन के थ्रू कि यहाँ पर ये चीज देखना है तब तो आप देख पाओगे कि हाँ यहाँ पर ये लगाना है। अच्छा, यहाँ लोकलाइज है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, डीलोकलाइज है, डीलोकलाइज था है, डीलोकलाइज है। अब डीलोकलाइज में इसके बिना एरोमेटिसिटी लॉस हो जा रहा है, तो हम ये नहीं जल्दी डोनेट करने में ये संकोच करेगा, जबकि आसानी से डोनेट कर देगा क्योंकि इसका एरोमेटिसिटी लॉस हो गया है। तो ये कंसेप्ट पकड़ के रखना, धीरे धीरे चीजें आएगा। शोएब को सर ये मेरे को दिखाओ कि इसमें रेजोनेंस क्या हो रहा है। गधे, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल पॉजिटिव, डबल सिंगल डबल, ये रेजोनेंस नहीं हो रहा है। डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल पॉजिटिव, रेजोनेंस करवाओ इसमें। रेजोनेंस नहीं हो रहा है क्या? करके देखो, अगर नहीं हो रहा है तो होगा तो बेटर है, नहीं होगा तो छोड़ देंगे, नहीं होगा तो डबल सिंगल पॉजिटिव, तो यहाँ पर ये टूटेगा तो यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, तो प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, बॉन्ड बन जाएगा, और यहाँ पर ये 5 बॉन्ड बनाएगा। सही बोल रहे हो कि यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। फिर ये कंपाउंड किस में जाएगा, एंटी में भी नहीं जाएगा, किस में जाएगा, नॉन एरोमेटिक में जाएगा, क्योंकि यहाँ 5 बॉन्ड बन गया है, ये नॉन एरोमेटिक में जाएगा। सही बोले, यहाँ रेजोनेंस नहीं होगा। ये नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना दिया है, यहाँ ये नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना दिया है, 1 2 3 4 5 बॉन्ड, जो कि 5 बॉन्ड बनेगा ही नहीं, इसमें रेजोनेंस नहीं होगा, तो ये एंटी नहीं होगा, ये नॉन एरोमेटिक होगा, रेजोनेंस ही बंद हो जाएगा उसके अंदर। अच्छे पकड़े हो, तो उसमें रेजोनेंस ही बंद हो जाएगा उसका, तो ये एंटी नहीं होगा, नॉन एरोमेटिक होगा। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये धीरे धीरे समझ में आना चाहिए कि कहां पर क्या कंसेप्ट लगाना है। प्रोटोनेशन भी लगा के चेक करना है, डीलोकलाइजेशन भी चेक करना है, कहां पर लोन पेयर डीलोकलाइज है, कहां पे डीलोकलाइज नहीं है, ये सब चीजें आपको चेक करना है, और बार बार इसी कंसेप्ट पे चेक करना है। कहां एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट लगाएंगे, कहां एरोमेटिसिटी वाला कंसेप्ट नहीं लगाएंगे, ये सब चीजें चेक करना है आप। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। चलो अब एक हम लेते हैं SIR इफेक्ट वाला। SIR इफेक्ट वाला, यहां NH2 लेते हैं, यहां NH2 और Cl लेते हैं, यहां NH2, क्योंकि देखो ये एग्जाम्पल जो है इसमें कंसेप्ट तो है ही, साथ में जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे चीजें यूज करने आना चाहिए कि हमें यूज कहां कैसे हम कर रहे हैं, तो चीजें को यूज एप्लीकेशन आना चाहिए हमें, कि हमें ये नहीं कंसेप्ट आ गया कहां पर क्या लगाना है समझ में आ गया और हम लगा दिए, नहीं लग पाएगा। अब मुझे बताओ ABCD में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, ABCD में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है? अब देखो इस केस में हमारे पास क्या कंसेप्ट था, लोन पेयर का डेंसिटी चेक करना, और आफ्टर प्रोटोनेशन यानी कंजुगेट
कंजुगेट एसिड का स्टेबिलिटी चेक करना। यही के हमारे दो फैक्टर है, तो बेसिक चेक करने का यही हमारा दो फैक्टर है। ठीक है, यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है, यहां लोन पेयर है। अब ये ग्रुप जो लगा हुआ है, ये ग्रुप ये इलेक्ट्रॉन्स खींचने का काम करता है, तो एटलीस्ट ए में तो सबसे ज्यादा हो जाएगा ना। क्यों? क्योंकि इस पे खींचने वाला ग्रुप नहीं लगा हुआ है। अब यहां पर देखो Cl, और लास्ट क्लास में हमने बताया था कि Cl जो है वो रेजोनेंस करवाने के बजाय ज्यादा -I दिखाता है, -I दिखाएगा, -I दिखाएगा। और यहां पर अगर तुम ये सोचो कि यहां पर SiP, चलो मान लेते हैं कुछ देर के लिए ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो यहां -I, यहां मान लेते SiP लग रहा है, ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, तो आउट ऑफ प्लेन जाने की वजह से प्रोटोनेशन सबसे पीछे भागेगा। एनिलीन के केस में जैसे SiP लगता है तो आउट ऑफ प्लेन जाने से, अब तुम बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाएगा ना, आफ्टर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जब उस पर प्लस आएगा तो उसका स्टेबलाइजेशन नहीं मिल पाएगा, इसीलिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रह के भी वो बेकार हो जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहना अच्छा बात है, साथ में उसके बाद प्लस जो आए उसके पास, वो प्लस का स्टेबलाइजेशन भी होना चाहिए। तो नहीं तो इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रहने के बावजूद भी जल्दी से डोनेट नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए बेकार हो जाएगा। तो चलो एक समय के लिए हम मान लेते हैं कि यहाँ हालांकि छोटा ग्रुप है, इस पे SiP जल्दी लग नहीं पाएगा क्योंकि बल्कीनेस ज्यादा नहीं है इसमें, तो ये रिपल्सन जल्दी नहीं दिखाएगा। चलो एक मिनट के मान लेते हैं SiP है, तो जैसे ही SiP होगा ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, ये आउट ऑफ प्लेन चला जाएगा, और आउट ऑफ प्लेन जाने से रेजोनेंस रुक जाएगा, रेजोनेंस रुकने से जो यहाँ H प्लस आएगा, यहां पर प्लस जो आएगा उसका स्टेबलाइजेशन रुक जाएगा, स्टेबलाइजेशन रुकने से B सबसे पीछे भागेगा। तो याद रखना SiP लगने की वजह से बेसिक सबसे कम होता है। चलो एक मिनट के लिए हम SiP नहीं मानते हैं, नहीं मानते, एक मिनट के लिए हम SiP नहीं मानते, फिर भी हमारा आंसर यही आएगा। देखो कैसे, -I लग रहा है, अब इसमें हम -M नहीं देखेंगे या +M नहीं देखेंगे। क्यों? क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बताया था -I ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, ये लोन पेयर होते हुए भी ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे नहीं पाता है साइज की वजह से, तो यहाँ पर +M नहीं देखेंगे, -I, तो -I, ये लोन पेयर को खींचना इसके लिए अच्छा बात नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम कर रहा है, ये भी कम कर रहा है और ये भी कम कर रहा है, तो ये पास से कम कर रहा है क्योंकि डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है -I, तो ये ज्यादा खींचेगा इसलिए B पीछे भागेगा, ये कम खींचेगा क्योंकि दूर पे है, ये डिस्टेंस पे, तो ये D होगा, देन C होगा, ADCB। तो दोनों तरह से हमारा आंसर आएगा, बहुत जनों को आया भी है ADCB। तो हम -I भी देखेंगे, तो -I डिस्टेंस डिपेंडेंट होता है और ये पास से ज्यादा खींचेगा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम। अब तुम सोचोगे सर इसमें प्लस आफ्टर प्रोटोनेशन चेक करो, कर लो, क्या प्रॉब्लम है, यहाँ प्लस लगा दो, उसके भी लगा के भी चेक करोगे, तो इसीलिए मैं बोला क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि क्या चेक करना है। सर ये चेक करेंगे कि ये चेक करेंगे, दोनों मिला के चेक किया जाएगा, क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा कि हमें चेक क्या करना होगा, और इसी में कंफ्यूजन होगा, तो उसको आसानी से दोनों तरीके से चेक कर लो। अब क्या फर्क पड़ता है, यहाँ पे हमने प्लस लगा दिया, अब यहाँ Cl है, लगा के चेक करो, ये देखो ये प्लस आया, ये प्लस रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, ये भी रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज है, लेकिन खतरनाक यहाँ ग्रुप लगा हुआ -I, तो -I इसको परेशान करेगा, ये पास में तो ज्यादा परेशान होगा, तो इसकी अनस्टेबिलिटी आएगी। इसका मतलब A ये दूर से है, तो आसानी से नहीं खींच पाएगा -I, तो D, तो ये इसका, ये तो दुश्मन तो है लेकिन दुश्मनी दूर से निभा रहा है। इसके बाद C, उसके बाद B। तो आप चेक कैसे भी कर सकते हो, और कभी कभी दोनों मिला के चेक किया जाता है, तो वही चीजें होता है कि हम क्वेश्चन के थ्रू देखा जाता है कि क्या हम लगाएं, क्या अप्लाई करें। तो अक्सर जब एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की बात आए तो वहां लोन पेयर का डेंसिटी चेक किया करो। हाँ, Cl बल्कि ग्रुप नहीं है, हमने एक समय के लिए मान लिया है, वहीं पर मैं आयोडीन लगा दिया होता तो बल्कीनेस आ जाता। तो कहने का मतलब SiP भी लगाते तो वही आंसर आता, और नहीं भी लगा रहे हैं तो वही आंसर आ रहा है, आंसर इस पे भी नहीं लगा रहे तो वही आंसर आ रहा है। तो कहने का मतलब है कि
आप क्वेश्चन के थ्रू समझ में आएगा। अब चलो इसी क्वेश्चन को आप यहाँ पर आयोडीन लगा लो, अब इसमें SiP लग जाएगा, तो देखो आंसर फिर से वही आएगा। यहाँ पर आयोडीन लगा लो, और आयोडीन के पास क्या होता है, लोन पेयर होता है, तो ये लोन पेयर तो देगा नहीं क्योंकि इसमें रेजोनेंस अच्छा नहीं होता है। अब मुझे बताओ बेसिक स्ट्रेंथ किसमें ज्यादा होगा। अब इसमें SiP लग जाएगा क्योंकि आयोडीन इज ए बल्की ग्रुप, तो इसमें SiP लगेगा। तो आपसे अगर क्वेश्चन में पूछेगा कि B सबसे लेस बेसिक है क्योंकि रीजन, तो आप लिखोगे SiP। इसमें क्या लग रहा है, ये आउट ऑफ प्लेन कर दिया, ये दोनों बल्कीनेस होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आउट ऑफ प्लेन जाएगा, तो दिस वन इज आउट ऑफ प्लेन जाएगा। आउट ऑफ प्लेन जाएगा तो यहां पर ये लोन पेयर आफ्टर प्रोटोनेशन ये H प्लस, ये प्लस वाला क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा। लोकलाइज हो जाएगा तो इसका रेजोनेंस रुक जाएगा, रेजोनेंस रुक जाएगा, रेजोनेंस रुकने की वजह से ये लोकलाइज हो जाएगा। जबकि यहां क्या लग रहा है, -I, यहां क्या लग रहा है, -I, यहां कुछ भी नहीं है, तो एटलीस्ट यहां लोन पेयर क्या है, सबसे ज्यादा है। तो यहां हम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी पहले चेक कर ले रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहां कम है, यहां कम है, यहां भी कम है, तो ये तो सबसे पहले नंबर पे जाएगा। यहां पर लग रहा है SiP, यहां -I, तो SiP एटलीस्ट यहां पर आउट ऑफ प्लेन चला गया तो रेजोनेंस तो रुक गया, लेकिन -I तो लगेगा ना, क्योंकि -I आउट ऑफ प्लेन हो या प्लेन हो लगना ही लगना तय उसको। तो ये आफ्टर प्रोटोनेशन जब इस पे H प्लस आएगा, और H प्लस जब आएगा इस पे, और इस पे भी जब H प्लस आएगा, तो ये तो आउट ऑफ प्लेन चला गया है, आउट ऑफ प्लेन चला गया है इस पे। अब आउट ऑफ प्लेन चला गया वजह से ये प्लस वाला स्टेबलाइज नहीं होगा, ये प्लस स्टेबलाइज है, ये प्लस स्टेबलाइज है, तो इसका मतलब B और C आगे निकल गया, B और D, सॉरी C और D आगे निकल गया और B पीछे भाग गया, क्योंकि ये स्टेबलाइज नहीं है, ये रेजोनेंस कट गया इस रिंग से, जबकि ये प्लस स्टेबलाइज है, ये स्टेबलाइज है। अब बात करेंगे इस दोनों में, तो ये पास से खींच रहा है और ये दूर से खींच रहा है, तो दूर वाला थोड़ा ज्यादा स्टेबलाइज हो जाएगा, क्योंकि खींचना अच्छा बात नहीं है। तो क्वेश्चन देख के समझ में आएगा कि हमें क्या लगाना है, बरोबर है, कहां पर इलेक्ट्रॉन का डेंसिटी चेक करना है, कहां पर कंजुगेशन मतलब प्लस वाला का स्टेबिलिटी चेक करना है, या दोनों चेक करना है, तो ये चीजें हमें देख देख के समझ में आएगा। और जहां एरोमेटिक वगैरह का बात है, एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक, वहां रिंग में ये चेक करो कि क्या लोन पेयर रेजोनेंस में पार्टिसिपेट है कि नहीं है, बरोबर है। चलो एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। इसको ऑर्थो इफेक्ट भी बोलते हैं, ध्यान रखना, कहीं कहीं बुक में SiP को ऑर्थो इफेक्ट के नाम से भी लिखा जाता है, ऑर्थो इफेक्ट, ऑर्थो इफेक्ट। तो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। तो यहां पर मैं ले लूं एनिलीन, और SiP इफेक्ट ज्यादा हम एनिलीन में ही देखा करेंगे। अब यहां पर ध्यान दो, यहां पर हमने लिख दिया मिथाइल NH2, और यहाँ पर मिथाइल लिखते ही याद रखना ये बल्की में आता है, SiP लगने वाला है यहाँ पे। यहाँ पर हमने NH2 पे मेटा पे लगा दिया Me, और यहाँ पे लगा दिया हमने NH2 और यहाँ लगा दिया हमने Me। अब मुझे बताओ ABCD में बेसिक स्ट्रेंथ किसका ज्यादा है, बेसिक स्ट्रेंथ। तो पहले आप डिसाइड करो कि ये Me का इसके ऊपर कैसा इफेक्ट डाल रहा है, -I SiP या +I +M कैसा डाल रहा है, रीजन हाई पर कैसा डाल रहा है इफेक्ट, तो पहले आप डिसाइड करो। अब यहाँ Me लगने से ये इसको इलेक्ट्रॉन्स देने का काम करेगा, तो +S से देगा, लेकिन +H ये मेटा पे तो नहीं लगने वाला है, +M होगा लेकिन +H का इफेक्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इफेक्ट, क्योंकि ये मेटा पे है, इसलिए इफेक्ट नहीं होगा उसका। तो किसके थ्रू देगा, ये CH3 है, तो किसके थ्रू देगा, तो ये +I के थ्रू देगा, ठीक है, +I के थ्रू देना अच्छा बात है, चलो ये हेल्प दोस्त है इसका। और ये जो है CH3 ये यहां से +H के थ्रू देगा ये इसको इलेक्ट्रॉन, तो +H अच्छा बात है देना, दोस्ती है, लेकिन ये दोस्ती ज्यादा निभाएगा, यानी जब हमें बेसिसिटी देखना होगा तो इसका ज्यादा होगा, C इज ग्रेटर देन D, ये चीज हमें समझ में आ गया, सॉरी D इज ग्रेटर देन C, इसका स्टेबिलिटी ज्यादा मिलेगा। यहां लग रहा है SiP, ये SiP लगने की वजह से ये आउट ऑफ प्लेन चला गया, आउट ऑफ प्लेन चला गया,
आउट ऑफ प्लेन जाने के बाद अब क्या होगा, ये जो एनिलीन है CH3 है और ये जो NH3 प्लस हो जाएगा तो ये रेजोनेंस रुक जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, स्टॉप द रेजोनेंस। और रेजोनेंस रुकने के वजह से ये प्लस पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा, लोकलाइज्ड हो जाएगा। लोकलाइज्ड होने के वजह से इसका स्टेबिलिटी कम हो जाएगा, ये सबसे पीछे भागेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ A है, यहाँ तो लोन पेयर है। अच्छा यहाँ दोस्त है कि दुश्मन है, तो यहाँ दोस्ती है, ये अच्छा है। इसका मतलब A को पहले नहीं लिखेंगे, दुश्मनी में A को पहले लिख दिया करते थे, यहाँ दोस्ती है तो दोस्ती यहाँ देने वाला है, तो ये अच्छा बात है देना। तो कौन अच्छे से दे रहा है, ये, तो D आगे निकल जाएगा क्योंकि ये दोस्ती है, दुश्मनी नहीं है इसके साथ, ये अच्छा हेल्प करेगा, ये भी इसको अच्छा हेल्प करेगा, तो देन C। अब ये जो है और ये जब लोकलाइज हो जाएगा तो रेजोनेंस होगा ही नहीं, और ये आफ्टर लोकलाइज्ड मतलब अगर प्लस भी आता है तो ये रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाएगा, यानी A देन B। SiP पीछे लेके भागता है उसके बेसिक स्ट्रेंथ को, क्योंकि एटलीस्ट ये तो स्टेबलाइज तो है, भले ये देने वाला ना हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसको बोला है कि देने वाला भले ना हो लेकिन मेरे पास H प्लस को लेने के बाद ये स्टेबलाइज हो रहा है, लेकिन ये रिंग से इसका रिश्ता नाता टूट गया है, इसीलिए वो डीस्टेबलाइज हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा DCAB। बहुत जनों ने भेजा भी है, ठीक है। तो याद रखो ऑर्गेनिक रटना नहीं है, लॉजिक हर क्वेश्चन में इसका कंसेप्ट चेंज होता है, और ऐसा नहीं कि 50 क्वेश्चन है तो 50 अलग अलग कंसेप्ट होगा, कंसेप्ट रिपीट भी होगा, लेकिन वो देखने के बाद वो समझ में आ जाता है कि ये चीजें हमें अप्लाई करना है, बरोबर है, ठीक है। तो ये हमने SiP बता दिया। अभी और क्वेश्चन करवाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं क्योंकि एक जीओस में एक छोटा सा पार्ट है, हालांकि हम एल्केन में बताते हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, तो उसका मैं अभी एक शॉर्टकट तरीका बताया, शॉर्टकट नहीं मतलब वही बता रहा हूं क्योंकि आप बुक वगैरह लगाओगे इसमें तो इसमें मिलेगा, तो उसको भी यहां पर बता दे रहा हूं 2 मिनट में। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या हीट ऑफ कंबशन। तो रिएक्शन तो अलग अलग है लेकिन कंसेप्ट निकालने का एक ही आएगा। देखो कैसे, पहले हम हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन देखते हैं, आगे हम पढ़ाएंगे। जैसे मान लो एल्कीन है, C2H4 है, एल्कीन है, तो यहां पर हाइड्रोजन है। तुम्हें याद होगा मैं सरफेस केमिस्ट्री में बताया था, ये एल्कीन को एक निकेल के प्लेट पे यहां हाइड्रोजन गैस एब्जॉर्ब कराया जाता है। ये हाइड्रोजन गैस है, ये एब्जॉर्ब है, निकेल के प्लेट पे इसको लाया जाता है यहाँ पे, और ये हाइड्रोजन गैस जो है, हाइड्रोजन गैस इसको एब्जॉर्ब करता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद एल्कीन जो है, एल्कीन वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाता है, या एल्काइन भी एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर ये हाइड्रोजन एक आके यहां से चिपक जाएगा और ये बन जाएगा एल्केन। तो इथिन से इथेन बन गया, इथिन से क्या बन गया, इथेन। तो इसी में इसको याद होगा सरफेस केमिस्ट्री में मैं बोला था, इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, इसमें हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन होता है, यानी हाइड्रोजन को एब्जॉर्ब कराने में कितना हीट लगा होगा, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन या एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजिनेशन। यानी हाइड्रोजन एब्जॉर्ब करवाने में कुल मिलाकर रिडक्शन हो रहा है, डबल बॉन्ड को सिंगल में कन्वर्ट किया जा रहा है, हाइड्रोजन को ऐड किया जा रहा है, हाइड्रोजन का ऐड करना, डबल को सिंगल में बदलना, बराबर है, 2 काम हो रहा है। डबल को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, सिंगल में, और H प्लस को क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है इसके अंदर, क्योंकि यहाँ हाइड्रोजन 4 है और यहाँ कितना हाइड्रोजन है, 6 हो गया है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो गया है, तो डबल से क्या बन गया, डबल। तो इसको ये प्रोसेस करने में कितना हीट लगता है उसको हम बोलते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, ठीक है। तो मीनिंग तो समझ में आ गया, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन क्या है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन मतलब यहां से यहां जाने में कितना हीट लगा होगा, यानी H प्लस ऐड कराने में कितना हीट लगा होगा, उसको हम बोलेंगे हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। अब बात रहा कंपेयर करने का,
हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, कंपेयर, क्योंकि आपसे कंपेयर पूछा जाएगा। तो देखो ध्यान से, कंपेयर कैसे करेंगे। 4-5 एग्जाम्पल मान लो आपको दे दिया जाए और बोला जाए कि हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन किस में ज्यादा होगा, किस में कम होगा। अब ध्यान दो, इधर क्वेश्चन के थ्रू हम लेते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का हमें क्या करना है, कंपेयर करना है। तो हम कंपेयर कैसे करें, चलो एक एग्जांपल्स के थ्रू हम समझते हैं। यहां पर हमने ये ले लिया, ये, और सेम एग्जांपल्स है, ये हमने यहां पर ये ले लिया, और एक और एग्जांपल लेते हैं, यहां पर लेता हूं। तो तीन ही एग्जांपल में समझते हैं। यहां ले लिया, ए है, बी है, सी है। हमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन करवाना है। अब एक चीज ध्यान देना, इसमें भी हाइड्रोजन ऐड करवाना है, इसमें भी करवाना है, इसमें भी करवाना है, किसी को भी करवाओ, प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, प्रोडक्ट एक ही बनने वाला है। क्या? डबल से सिंगल, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये भी बनेगा, ये भी यही बनेगा, और ये भी बनेगा, यानी ये प्रोडक्ट बना तीनों का। यानी जब हम हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कराएंगे तो ए भी उसी जगह पे जाएगा, बी भी उसी जगह पे जाएगा, और सी भी वही प्रोडक्ट बनाएगा। यानी प्रोडक्ट एक कॉमन सा हो जाएगा इनके लिए एक कॉमन प्रोडक्ट हो जाएगा सबके लिए, क्योंकि डबल से सब वही बन रहे हैं, सिंगल ही बन रहे हैं। डबल बॉन्ड को सिंगल बनाना, यानी हाइड्रोजन ऐड हो गया वहां पे। अब यहां पर, यहां से यहां जाने में किसका हीट ज्यादा लगा या किसका हीट कम लगा, इसका हमें कैलकुलेशन करना है। यहां से यहां जाने में किसका हीट ज्यादा लगा या किसका हीट कम लगा, उसका हमें थोड़ी देर में, किसका हीट ज्यादा लगा या किसका हीट कम लगा वो हमें कैलकुलेशन करना है। तो हम एक ग्राफ के थ्रू देखते हैं। चलो यहां देखते हैं, यहां हम लिखते हैं एनर्जी, और यहां पर मान लो रिएक्शन है। रिएक्शन में प्रोडक्ट एबीसी को लेंगे, तो एबीसी में जो प्रोडक्ट बनेगा वो प्रोडक्ट तो एक कॉमन बनेगा ना, जिसका एनर्जी, इसका एनर्जी इसके लिए और इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए और इसके लिए, इसके लिए एनर्जी क्या होगा, इस लेवल पे होगा। तो इस एनर्जी पे हमने लेवल पे रिप्रेजेंट कर दिया। अब मुझे ये बताओ, एबीसी में सबसे ज्यादा अनस्टेबल कहां है, अनस्टेबिलिटी। तो यहां अनस्टेबिलिटी कैसे चेक करेंगे, अल्फा एच से। यहां हाइपर होगा, तो यहां पर कितना अल्फा एच है, 2 अल्फा एच है। यहां पर कितना होगा अल्फा एच, यहां 2 है, और यहां पर कितना है, यहां पे 3 है। मैं बताया था अल्फा एच कैसे चेक किया था, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन पे, डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन पे। तो ये हाइड्रोजन है, कितने अल्फा एच है, 5 अल्फा एच। और यहां पे कितने हैं, ये बाजू वाला कार्बन ए भी है, बाजू वाला कार्बन ए भी है, 1 2 3 4, और बाजू वाला कार्बन ए भी है। कितने अल्फा एच हो गए, 2 4 6, 6 अल्फा एच हो गया। तो ये डबल बॉन्ड के बाजू वाला कार्बन ए है, ये बाजू वाला कार्बन, ये डबल बॉन्ड के लॉन्ग बाजू वाला कार्बन ए भी है, और बाजू वाला कार्बन ए भी है, बरोबर है, इससे क्योंकि डायरेक्ट 2 जुड़ा हुआ है। तो यहाँ 6 है, 2 4 और 2 6। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है, सी। तो स्टेबल में एनर्जी क्या होता है, दिस वन इज मोर स्टेबल। तो अगर स्टेबिलिटी का हम बात करें, सी बी ए होगा। तो स्टेबिलिटी में एनर्जी क्या होता है, एनर्जी क्या होता है, लेस होता है ना। तो एनर्जी लेस लिखो। तो सबसे पहले यहां सी आएगा, चलो यहां लिख देते हैं, थोड़ा सा इधर लिखता हूं मैं ताकि समझ में आए। बी और यहां ए, बी का एनर्जी यहां होगा और ए का एनर्जी यहां होगा। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा स्टेबल होता है उतना ही स्टेबिलिटी क्या होते है, उसमें एनर्जी क्या होता है, कम होता है। अब सी को आना है यहां, ए को, बी को आना है यहां, इसको आना है यहां, क्योंकि सबका प्रोडक्ट एक ही बनना है। तो बताओ किसका गैप ज्यादा है, किसमें गैप ज्यादा है, एनर्जी का गैप, ये एनर्जी है। तो प्रोडक्ट में और रिएक्टेंट में किसका एनर्जी गैप ज्यादा है, डेल्टा ई का वैल्यू किसका ज्यादा है, डेल्टा ई सी, डेल्टा ई बी, डेल्टा ई ए, किसका एनर्जी गैप ज्यादा है। जिसका एनर्जी गैप ज्यादा होगा उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी डेल्टा ई ए किसका ज्यादा है, ए का है, सॉरी हाँ ए का है। तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ए बी और देन सी होगा। तो हमारे को चेक करने का फाइनल कंसेप्ट क्या है, फाइनल कंसेप्ट ये है कि जितना ज्यादा अनस्टेबल होगा उतना ही उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन ज्यादा होगा। यानी हम एक ही लाइन में आंसर इसका कर देंगे। कैसे, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कैसे चेक करेंगे, जिसमें अनस्टेबिलिटी, जितना अनस्टेबिलिटी ज्यादा आएगा उतना ही हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, ज्यादा होगा। और वही कंसेप्ट ये भी चलता है,
जितना ज्यादा अनस्टेबल उतना ही ये ग्राफ ऊपर पे जाएगा। अब मान लो 20वें फ्लोर से नीचे पे आना है, 10 फ्लोर से नीचे पे आना है, 5वें फ्लोर से नीचे पे आना है, फर्स्ट फ्लोर से नीचे आना है, ग्राउंड फ्लोर पे, तो कौन डेल्टा का वैल्यू कब सबसे ज्यादा किसमें होगा? जिसमें अनस्टेबिलिटी ज्यादा होगा, ठीक है, इसमें गैप ज्यादा आएगा। तो इसीलिए इसका आंसर हम कर देंगे ए बी सी, यानी ए मोस्ट अनस्टेबल है। तो आपको अगर हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पूछा, कंबसन, कंबसन मतलब बर्निंग कराना, तो जितना अनस्टेबल होगा उतना ही बर्निंग ज्यादा होगा, बराबर है। अब यहां पर एक टाइप हमने बताया। अब मान लो तो इस तरह से स्टेबिलिटी आप चेक कर लोगे, कोई इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के क्वेश्चन कैसे करोगे? अनस्टेबिलिटी चेक करना। तो अनस्टेबिलिटी तो यहां हमने कैसे चेक किया? हाइपर के थ्रू। जितना ज्यादा अल्फा एच उतना मोर हाइपर कंजुगेशन, अल्फा एच जितना ज्यादा होगा उतना ही हाइपर कंजुगेशन क्या होगा? ज्यादा होगा, हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होगा, और हाइपर कंजुगेशन ज्यादा उतना ही स्टेबिलिटी क्या होगा? ज्यादा होगा। तो हमने स्टेबिलिटी बोल दिया, सी क्या ज्यादा है, देन बी क्या, देन ए क्या। स्टेबिलिटी ज्यादा है इसमें डेल्टा एच कम होगा। तो आपसे अगर नॉर्मल क्वेश्चन दिया जाए, आप उस क्वेश्चन में स्टेबिलिटी निकालो, स्टेबिलिटी जिसका ज्यादा होगा उसका हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन कम होगा। क्या कंसेप्ट है? ये कंसेप्ट है। ठीक है, तो